नमस्ते बच्चों, ओशन लर्निंग में आपका स्वागत है। आपको पता होगा हम लोग पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्वों में हमारा जो पहला लेक्चर था कल ख़त्म हुआ है। आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं और लेक्चर नंबर 2 में भी हम आज बात करेंगे वर्ग नंबर 15 के तत्वों की, जिसमें आप सामान्य परिचय की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, सामान्य परिचय में मैंने आपको कल आयन एंड एंथैल्पी पढ़ाया था। आयन एंड एंथैल्पी क्या होता है बच्चों, एक थोड़ा सा रिव्यू हम लोग ले लेते हैं। आयन एंड एंथैल्पी का मतलब होता है किसी भी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वही क्या कहलाती है, आयनन एंथैल्पी कहलाती है। अब आयनन एंथैल्पी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप वर्ग में तत्वों के लिए जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होता है बच्चों, कोशों की संख्या बढ़ती है। कोशों की संख्या बढ़ती है तो कोशों की संख्या बढ़ने के साथ साथ जो परमाणु का आकार है वो बढ़ता है, और परमाणु का आकार बढ़ने से जो नाभिक से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है वो भी बढ़ती है। तो नाभिक का आकर्षण बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर कम लगना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी आयनन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। इसीलिए नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी की वैल्यू सर्वाधिक और बिस्मिथ की सबसे कम होती है। ठीक है, इतनी बात हम लोगों ने कल कर ली थी। इसके आगे की बात करते हैं कि आयनन एंथैल्पी जो वर्ग 15 के तत्व हैं, अब वर्ग 15 के तत्वों की खुद से तो तुलना हो गई। वर्ग 15 के तत्वों की यदि हम दूसरे वर्गों से तुलना करें, जैसे कि वर्ग 15 के तत्वों की तुलना यदि हम वर्ग 16 के तत्वों से करें, जैसे कि नाइट्रोजन वर्ग 15 का और आवर्त नंबर 2 का तत्व है, उसी प्रकार ऑक्सीजन वर्ग 16 का और दूसरे आवर्त का तत्व है। बोलिए है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो देखिए, नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है बेटा, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, या सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हम लिखें वो होता है हीलियम 2s2 और 2p3। अब 2p3 विन्यास जो है ये अर्धपूरित विन्यास है। अर्धपूरित विन्यास जो होता है वो स्थायी विन्यास होता है। स्थायी विन्यास है तो देखो, और जबकि ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम लिखें तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है हीलियम 2s2 और 2p4। ठीक है, यदि हम इस तरीके से इसको बनाएं, 2s को इस तरीके से और 2p को इस तरीके से यदि हम बनाएं तो आप देखिए 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार भरे जाते हैं। और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1, 2 और 3। अब ये 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब ये कैसा है, स्थायी अर्धपूरित कक्षक और पूर्ण पूरित कक्षक स्थायी कक्षक माने जाते हैं। तो नाइट्रोजन का p3 विन्यास होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कैसा हो जाता है, स्थायी अर्धपूरित विन्यास हो जाता है। स्थायी अर्धपूरित विन्यास हो जाता है। अब अर्धपूरित विन्यास में से यदि आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो इतना आसान नहीं है, जबकि इसमें देखिए, इसमें ऑक्सीजन में यदि मैं 2s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरूं और 2p में यदि मैं 4 इलेक्ट्रॉन भरूं, 1, 2, 3 और ये चौथा इलेक्ट्रॉन, तो मुझे बताइए क्या ये विन्यास जो है ये स्थायी विन्यास है? नहीं। इलेक्ट्रॉन का निष्कासन इसमें से आसानी से हो सकता है क्योंकि ये स्थायी विन्यास नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन का या बाह्यतम इलेक्ट्रॉन का निष्कासन जो है आसानी से हो जाएगा यहाँ, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन या बाह्यतम इलेक्ट्रॉन का निष्कासन जो है वो कठिन होगा। यहाँ से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन का निष्कासन कठिन होता है। इसलिए जो वर्ग 15 के जो तत्व हैं उनकी ΔIH की वैल्यू अधिक होती है वर्ग 16 या अन्य वर्गों की अपेक्षा। ऑर्डर ऑफ ΔIH यदि बनाया जाए कि ΔIH का ऑर्डर यदि वर्ग 15 के तत्वों जैसे कि नाइट्रोजन में और वर्ग 16 के तत्व जैसे ऑक्सीजन में यदि तुलना की जाए
तो नाइट्रोजन का अधिक माना जाएगा। कारण क्या है? अर्धपूरित स्थायी विन्यास। बोलिए, बात समझ में आई? इसी तरीके से नाइट्रोजन के अलावा यदि हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस जो कि तीसरे आवर्त का तत्व है, उसकी तुलना तीसरे ही आवर्त के 16वें वर्ग से यदि हम करेंगे तो सल्फर से बात की जाएगी। तो यहाँ पर डेल IH ऑफ फास्फोरस जो है वो अधिक होगी सल्फर की डेल IH से। ठीक है, क्यों होगी? क्योंकि फास्फोरस का जो विन्यास होता है वो नाइट्रोजन की ही तरह या जितने भी 15 वर्ग के तत्व हैं उनका स्थायी अर्धपूरित विन्यास होता है। तो इनमें से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन जो है वो मुश्किल होता है, कठिन होता है। इसलिए इनके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें आवश्यक ऊर्जा जो है वो थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ती है। यार, आप स्टेबल बैठे हो, आपके बाल नोचने के लिए कोई आ जाए तो इतनी आसानी से थोड़ी ना खींच पाएगा। मजबूत आदमी हो आप, स्थायी आदमी हो, है ना। जबकि ये बेचारा थोड़ा कम स्थायी आदमी है ना। आसानी से आओ और इसके पास में से पैसे छीन के ले जाओ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को आप पैसों की तरह समझो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मतलब पैसे, ऐसे समझो आप, है ना। तो वो बढ़िया आदमी, ये थोड़ा सा एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास ज़्यादा है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा ये भी अर्धपूरित विन्यास ग्रहण कर लेगा, तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो ये तो चाहेगा कि जल्दी से ले जाओ। ठीक है, तो ये हुई भाई आयनन एंथैल्पी की बात। अगला जो लेक्चर है वो है हमारा, या अगला जो टॉपिक है वो है विद्युत ऋणात्मकता। तो विद्युत ऋणात्मकता को अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता को EN से प्रदर्शित किया जाता है। अब विद्युत ऋणता होती क्या है? देखिए, इस तरीके से समझिएगा, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और ये फ्लोरीन के आपको पता है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। अब फ्लोरीन को भी अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं और हाइड्रोजन को अपना द्विक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं। ठीक है, बट थोड़ी देर के बाद में क्या होता है? फ्लोरीन इस साझित इलेक्ट्रॉन युग्म में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का है। तो फ्लोरीन क्या करेगा? थोड़ी देर के बाद में इसके इलेक्ट्रॉन को, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करवाने की कोशिश करेगा, अपने पास बुलाने की कोशिश करेगा। और ये इसलिए करता है क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन ज़्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन से। तो बात समझे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या होती है? साझित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति। साझित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति होती है वही क्या कहलाती है बेटे? साझित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति। अब इलेक्ट्रॉन आकर्षित प्रोटॉन करेगा या इलेक्ट्रॉन करेगा? आप अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, धन जो चार्ज होता है वो होता है, तो प्रोटॉन ही इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का माध्यम हो सकते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश होता नहीं है, केवल प्रोटॉन पे धन आवेश होने की वजह से ही वो इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के आकर्षण के लिए कौन चीज रेस्पॉन्सिबल है? प्रोटॉन। और प्रोटॉन कहाँ पाया जाता है? परमाणु के न्यूक्लियस में या नाभिक में पाया जाता है। तो सीधी सी बात है कि जब आप वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, वही सेम टू सेम बात, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? कोशों की संख्या बढ़ती है। बोलिए, बढ़ती है कोशों की संख्या। और कोशों की संख्या बढ़ने से क्या होगा? कोशों की संख्या बढ़ने से नाभिक से जो दूरी होगी बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों की, नाभिकीय आकर्षण जो है वो कम होगा। नाभिकीय आकर्षण
में कमी आएगी। अब नाभिकीय आकर्षण में कमी आएगी, नाभिकीय आकर्षण यदि कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है बेटे वो भी कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्ग में ऊपर से आने पर घटती है। तो इसका मतलब यदि हम बात करें यदि हम बात करें कि भाई नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और बिस्मिथ, इनमें से सब सर्वाधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व जो होगा वो हमारा नाइट्रोजन होगा। क्यों होगा? कारण स्पष्ट है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो इसका ये दूसरे कोश का, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6 कोश हैं, तो वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ आने पर कोशों की संख्या बढ़ रही है और नाभिकीय आकर्षण कम हो रहा है। इसलिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर्वाधिक, इसलिए नाइट्रोजन की जो विद्युत ऋणता है वो सर्वाधिक होती है और सबसे कम विद्युत ऋणता इस वर्ग में बिस्मिथ की मानी जाती है। और वैसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करने का एक सबसे बढ़िया तरीका जो है, आप कुछ तत्वों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को उसी ऐसे ही याद कर सकते हो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बढ़ता हुआ क्रम मैं यहाँ पर बना रही हूँ, वो देखिएगा आप। सबसे कम विद्युत ऋणी तत्व होता है हाइड्रोजन, इसके बाद विद्युत ऋणता होती है कार्बन की, फिर सल्फर की, फिर आयोडीन की, फिर ब्रोमीन की, उससे ज़्यादा क्लोरीन की, उससे ज़्यादा नाइट्रोजन की, उससे ज़्यादा हाइड्रोजन की, और फ्लोरीन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो सर्वाधिक होती है। ये विद्युत ऋणता का क्रम जो है ये आप अगर याद कर लेते हैं तो आपके लिए आगे की चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। तो सबसे कम विद्युत ऋण तत्व हाइड्रोजन और सर्वाधिक विद्युत ऋण तत्व कौन होता है? अपना फ्लोरीन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सर्वाधिक विद्युत ऋण तत्व माने जाते हैं, पर हाईएस्ट विद्युत ऋण तत्व फ्लोरीन, सेकंड हाईएस्ट ऑक्सीजन और थर्ड हाईएस्ट हमारा नाइट्रोजन होता है। ठीक है, इसे याद करने के लिए आप ये करें कि एक पुराने ज़माने की ट्रिक है, हे काशी। कार्बन को क्या बोलेंगे? का, कार्बन का का, और SI को हम बोल देंगे सी, है ना। काशी नाम का एक लड़का था, उसका एक दोस्त था जो उसको काशी काशी बोलता था, श को सो बोलते थे, कोई बात नहीं। हे काशी ब्रदर, हे काशी ब्रदर, कल नहीं आओगे? और फेल हो जाओगे। तो टोटल मिला के बात यह है कि हे काशी ब्रदर, कल नहीं आओगे और फेल हो जाओगे, समझे? तो क्लास में रोज आना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ से आप विद्युत ऋणता याद कर सकते हैं। सभी तत्वों की विद्युत ऋणता लगभग इस प्रकार होती है। वर्ग 15 के तत्व जो है वो नाइट्रोजन फैमिली के तत्वों की विद्युत ऋणता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। बोलिए, बात समझ में आई? अगला टॉपिक हमारा जो है वो है भौतिक गुण। भौतिक गुणों में आप देखिए कि भौतिक गुण क्या होते हैं? वे गुण जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वे सारे गुण क्या कहलाते हैं? भौतिक गुण कहलाते हैं। रंग, आकार, है ना, ये सारी चीज़ें जो आती हैं हमारे भौतिक गुणों में आती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये नाइट्रोजन की यदि हम बात करें तो नाइट्रोजन द्विपरमाणुक है, द्विपरमाणुक होता है। केवल नाइट्रोजन ही ऐसा है जो N2 की फॉर्म में होता है, फास्फोरस P2 की फॉर्म में नहीं होता, आर्सेनिक S2 AS2 की फॉर्म में नहीं होता। केवल नाइट्रोजन जो है वही सिर्फ N2 की फॉर्म में होता है, बाकी सारे अलग अलग परमाणु होते हैं। नाइट्रोजन अपना द्विपरमाणु होता है। द्विपरमाणु होने के साथ साथ ही कैसा है? गैसीय अवस्था में उपस्थित होता है। बोलिए, होता है कि नहीं? नाइट्रोजन कैसा होता है? गैसीय परमाणु होता है, गैसीय तत्व होता है। ठीक, गैसीय तत्व होता है हमारा कौन? नाइट्रोजन गैसीय तत्व होता है। इसके अलावा जितने भी तत्व होते हैं वो सारे के सारे कौन होते हैं? ठोस होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के अलावा बाकी जितने भी तत्व होते हैं कौन कौन से? फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये सभी कैसे होते हैं? ठोस होते हैं। अगली बात यदि इसकी भौतिक गुणों में की जाए तो धात्विक गुण जो हैं, धात्विक गुण वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर
बढ़ते हैं। तो सर्वाधिक जो धात्विक गुणों वाला होगा वो कौन होगा? धात्विक गुणों का यदि ऑर्डर बनाया जाए तो वो ऐसा होगा। तो सर्वाधिक धात्विक जो तत्व होगा वो हमारा कैसा होगा? विस्मित होगा। इसके ऊपर जो है सर्वाधिक अधात्विक तत्व, यदि उल्टी बात की जाए तो सर्वाधिक अधात्विक तत्व हमारा नाइट्रोजन होगा। हालांकि नाइट्रोजन गैस होती है, बट यदि आपसे धात्विक गुणों की बात की जाए तो धात्विक गुणों की चर्चा में आप देखेंगे कि वर्ग में जैसे ही आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो धात्विक गुणों बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इससे भी ज़्यादा धात्विक ये होगा, है तो दोनों ही, पर इससे भी ज़्यादा धात्विक ये होता है। तो ये इसकी हुई भौतिक गुण। अगली बात हम करेंगे इनके रासायनिक गुणों की। अब रासायनिक गुणों में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो थोड़ा एक बार देख लें आप। रासायनिक गुणों में हमें पढ़नी है पहली तो संयोजकता। ये सामान्य चर्चा चल रही है नाइट्रोजन फैमिली के तत्वों की, तो नाइट्रोजन फैमिली के तत्वों की संयोजकता हमें पढ़नी है रासायनिक गुणों में। इसके बाद हमें ऑक्सीकरण अंक पढ़ना है। ऑक्सीकरण अंक पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़नी है हाइड्रोजन के साथ किस प्रकार से क्रिया करते हैं वो हमें पढ़ना है। फिर हाइड्रोजन के बाद में हम पढ़ेंगे हेलोजनों के साथ। हेलोजन जानते हैं आप, जिन्हें आप एक्स से डिनोट करते हैं। वर्ग नंबर 17 के जो तत्व होते हैं वो हेलोजन कहलाते हैं। तो हेलोजनों के साथ क्रिया पढ़ेंगे हम कि यह है नाइट्रोजन या नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी तत्व हैं वो हेलोजनों के साथ में किस प्रकार की क्रिया अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। और लास्ट हम पढ़ेंगे धातुओं के साथ क्रिया या अभिक्रिया, एक ही बात होती है, धातुओं के साथ अभिक्रिया या क्रिया। ये 5 टॉपिक हम जो है रासायनिक गुणों में बात करेंगे। तो पहला हम बात करेंगे संयोजकता की। तो रासायनिक गुणों में पहला टॉपिक हमारा है संयोजकता। संयोजकता क्या होती है? देखिए उसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है कि किसी भी तत्व के परमाणु द्वारा बनाए जाने वाले सहसंयोजक बंधों की संख्या संयोजकता कहलाती है। यानी कि सहसंयोजक बंध, पहली बात तो सहसंयोजक बंध कब बनते हैं बच्चों? जब एक एटम दूसरे एटम के साथ में इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। तो इलेक्ट्रॉनों के साझे से जो बंध बनता है वह क्या कहलाता है बेटा? सहसंयोजक बंध कहलाता है। तो कौन परमाणु कितने सहसंयोजक बंध बना रहा है वही उसकी क्या कहलाती है बच्चों? सहसंयोजकता कहलाती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं वर्ग 15 के तत्वों की। वर्ग 15 के तत्वों की संयोजकता कुछ इस प्रकार पढ़ेंगे हम। देखिए वर्ग 15 के तत्वों में आप सबसे पहले वर्ग 15 के तत्वों की संयोजकता की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो वर्ग 15 के जो तत्व हैं उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो मैं यहाँ पर 2 आपको उदाहरण दे करके नाइट्रोजन की संयोजकता को समझाती हूँ। HNO3। HNO3 को आप नाइट्रिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। नाइट्रिक अम्ल, ठीक। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है बेटे HNO3। HNO3 में जो सेंट्रल एटम होता है वो होता है अपना नाइट्रोजन। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? 5। देखो बाह्यतम कोश कौन सा है? दूसरा। और दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल हो गए 5 इलेक्ट्रॉन। तो बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं नाइट्रोजन में बच्चों? 5 होते हैं। 5 जो हैं उनको हम इस प्रकार से व्यवस्थित कर देते हैं। बोलिए, कर दिए 5 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से व्यवस्थित। ऑक्सीजन हम सबसे पहले लगाएंगे तो एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होगा इसके डबल बॉन्ड से और एक ऑक्सीजन यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, उपसहसंयोजक बंध। जब कोई परमाणु अपना लोन पेयर किसी दूसरे परमाणु को दान दे दे तो उन दोनों के बीच में बंधने वाला जो बंध है वो उपसहसंयोजक बंध होता है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग नहीं होती है। एक आदमी अपना लोन पेयर या एक परमाणु अपना लोन पेयर दूसरे परमाणु को दान कर देता है, तो ये दाता और वो ग्राही परमाणु कहलाता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन में जो HNO3 है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की होती है। HNO3 नाइट्रिक एसिड में आप नाइट्रोजन को देखिए, ये उपसहसंयोजक बंध भी एक तरह का सहसंयोजक बंध है।
उपसहसंयोजक बंध को भी एक तरह का सहसंयोजक बंध माना जाता है। ठीक है, कई बार इसको इस तरह से प्रदर्शित करते हैं या सीधा इसको इस प्रकार भी प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, कई बुक्स में इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, कई बुक्स में जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले उपसहसंयोजक बंध बनाया था, बिल्कुल उसी प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता, देखो आ गई विद्युत ऋणता वापस। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है, तो यहाँ पर इसके ऑक्सीकरण अंक की भी बात मैं करती हूँ, साथ में सहसंयोजकता की भी बात करती हूँ। तो मुझे बताइए इसकी संयोजकता कितनी है, पहले तो हम संयोजकता पर ही बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर नाइट्रोजन की संयोजकता की बात की जाए तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी नजर आ रही है बच्चों? 4 बंध बन रहे हैं, देखो 1 2 3 और 4 बंध बन रहे हैं, तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी मानी जाएगी? 4, क्योंकि क्या है, किसी तत्व के परमाणु द्वारा बनाए जाने वाले सहसंयोजक बंधों की संख्या ही संयोजकता कहलाती है। तो बताइए संयोजकता 4 कहलाई। अगर मैं इसके ऑक्सीकरण अंक की बात करूं, ऑक्सीकरण अंक की मैं बात करूं तो ऑक्सीकरण अंक देखिए इसका, बताइए ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आदमी है और इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो बताओ इस बंध की वजह से नाइट्रोजन के ऊपर +2 चार्ज आएगा। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा आ रहा है और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये इधर से भी 1 और इधर से भी 1 खींचेगा, तो बताइए +1 इसकी वजह से और +1 इसकी वजह से नाइट्रोजन पर आएगा, और ये इधर से भी 1 खींचेगा तो ये +1 इसकी तरफ से आएगा। तो कितने प्लस हो गए? 2 3 4 5। तो ऑक्सीकरण अंक कितना हो जाएगा इस नाइट्रोजन पे? 5। इसकी चर्चा हम इसके बाद वाले टॉपिक में भी करेंगे। तो ऑक्सीकरण अंक जो है इसका +5 माना जाएगा। इसी प्रकार जो दूसरा तत्व मैं बनाने जा रही हूँ वो है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, N2O5। N2O5 की संरचना आप देखिए, N2O5 की संरचना में 2 नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन से इस प्रकार और बाकी के 2 ऑक्सीजन इस प्रकार, जैसे ये बने हुए हैं। ये उपसहसंयोजक बंध है और ये तो आप चाहे तीर से बनाए चाहे ऐसे बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बट एक नाइट्रोजन को यदि आपने उपसहसंयोजक बंध बनाया है तो दूसरे को भी आपको उपसहसंयोजक बंध बनाना पड़ेगा। एक स्ट्रक्चर में आप एक ही तरह के बॉन्ड दिखाएंगे। यहाँ भी आप देखेंगे तो नाइट्रोजन की जो संयोजकता आएगी कितनी आ रही है? अब नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी आ रही है? 8 नहीं आ रही है, 2 नाइट्रोजन की मिलकर के 8 आ रही है, 1 नाइट्रोजन की 4 ही आ रही है। और ऑक्सीकरण अंक जो है ऑक्सीकरण अंक यहाँ भी कितना आएगा? +5 आएगा। तो टोटल कहने की बात यह है कि नाइट्रोजन की जो अधिकतम संयोजकता होती है वो कितनी होती है बच्चों? 4 होती है। देखिएगा संयोजकता में हम बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन की संयोजकता की हम बात कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता बोलो कितनी होती है? 4 होती है। जबकि नाइट्रोजन फैमिली के जो अन्य सदस्य हैं उनकी संयोजकता 6 तक भी चली जाती है। ऐसा क्यों है? इधर देखें, संयोजकता 4 जबकि अन्य सदस्यों की अधिकतम संयोजकता 6 चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? कारण समझिए। ऐसा इसलिए होता है, देखिए नाइट्रोजन का बाह्यतम विन्यास अगर हम बनाएं तो होता है, या पूरा ही विन्यास मैं यहाँ लिख देती हूँ 2s2 2p3। जबकि अन्य सदस्यों में मैं फॉस्फोरस का एग्जाम्पल ले लेती हूँ। फॉस्फोरस की जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है नियॉन 3s2 और 3p3। बोलिए ऐसा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो एक जैसा है, संयोजकता भी एक जैसी होनी चाहिए, परंतु अलग अलग क्यों है? अलग अलग क्यों है उसका कारण समझिए। नाइट्रोजन का
बाह्य विन्यास सिर्फ मैं यदि बनाऊं, विन्यास, तो देखिए 2s2 और ये बना आपका 2p3, बोलिए बना, ये कौन है 2s और ये कौन है 2p। और p का यदि मैं बनाती हूँ बाह्य विन्यास, तो फास्फोरस का बाह्य विन्यास देखिए 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 और 3। अब क्योंकि तीसरा आवर्त आ चुका है तो यहां पर क्या है, एक 3d उपकोष भी उपस्थित होता है। यदि आप तीसरे आवर्त के तत्व हैं, आप तीसरे आवर्त के तत्वों की बात करेंगे तो तीसरे आवर्त के तत्वों में 3s जिस तरीके से आता है, 3p जिस तरीके से आता है, उसी प्रकार से 3d उपकोष भी उपस्थित होता है। चाहे उसमें इलेक्ट्रॉन हो या ना हो, उपकोष तो उपस्थित होता ही है। अब क्योंकि नाइट्रोजन के पास में d उपकोषों की अनुपस्थिति होती है, रिक्त d उपकोषों की अनुपस्थिति होती है। क्या 2d होता है? कभी नहीं होता है। इसलिए रिक्त d उपकोष की अनुपस्थिति होती है। जबकि यहां पर रिक्त डी कक्षक जो है, रिक्त डी उपकोष जो है, रिक्त डी कक्षक या उपकोष एक ही बात है, रिक्त डी कक्षकों की उपस्थिति होती है। तो रिक्त डी कक्षकों की उपस्थिति होने की वजह से वे अपने अष्टक का प्रसार कर सकते हैं, जबकि नाइट्रोजन जो है वो अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर सकता। अष्टक प्रसार नहीं होता। जबकि यहाँ पर ये जो तीसरे आवर्त का तत्व है, ये रिक्त डी कक्षक की उपस्थिति के कारण अपने अष्टक का प्रसार कर सकता है, यानी कि बाह्यतम कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन रख सकता है, जगह है भाई उसके पास। अष्टक प्रसार होता, अभी अष्टक का प्रसार यदि होता है तो यदि ग्राउंड स्टेट की हम बात करें, किसकी बात करें, यदि हम ग्राउंड स्टेट की बात करें तो विन्यास इस प्रकार होगा। परंतु यदि हम एक्साइटेड स्टेट या उत्तेजित अवस्था की हम बात करें तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का इधर आ जाएगा, 3s का एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के 3p में, और 3p स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखने की वजह से या स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखने की वजह से अपना एक इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रसारित कर देगा, 3d में प्रसारित कर देगा, जिससे अब हर एक उपकोष में यहाँ एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो गया। जबकि नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन में रिक्त डी कक्षकों की अनुपस्थिति है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे प्रसारित नहीं हो सकता। ये इलेक्ट्रॉन आगे प्रसारित नहीं हो सकता तो ये क्या कर सकता है कि 2p में जो उपस्थित 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के साथ में तो ये क्या करेगा, सहसंयोजक बंध बनाएगा। 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के साथ तो ये 3 सहसंयोजक बंध बनाता है, और ये जो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 युग्मित इलेक्ट्रॉनों की वजह से क्या बनाता है, एक उप सहसंयोजक बंध बनाता है, एक उप सहसंयोजक बंध बनाता है। तो टोटल कितने बंध बनाए जी, 3 इधर से और 1 इधर से। इसीलिए इसकी जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है बेटे, 4 होती है, अधिकतम संयोजकता 4 होती है। जबकि यहाँ देखो, यहाँ पर उत्तेजित अवस्था में
एक्साइटेड स्टेट में इसके पास में हर एक उपकोष में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल यहाँ पर 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कितने सहसंयोजक बंध बना सकता है? 5 सहसंयोजक बंधों का निर्माण कर सकता है। पांच सहसंयोजक बंधों का निर्माण कर सकता है, परंतु इनकी भी अधिकतम संयोजकता जो है वो 6 मानी जाती है। 6 क्यों मानी जाती है? इधर देखेंगे आप, अधिकतम संयोजकता इनकी 5 मानी जाएगी। और एक जो लोन पेयर होगा वो यहाँ से ये बाद में इसको ट्रांसफर कर देंगे। अधिकतम सहसंयोजकता अगर इस प्रकार देखी जाए तो 5 सहसंयोजक बंध बन सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इसीलिए जो नाइट्रोजन के हैलाइड्स हैं, या नाइट्रोजन जब अगला अपने हाइड्रोजनों के साथ में, हेलोजनों के साथ में और धातुओं के साथ में जब अभिक्रिया करेगा तो नाइट्रोजन कितने बंध बनाएगा बच्चों? नाइट्रोजन बनाएगा 4 बंध और फॉस्फोरस बनाएगा मैक्सिमम 5 से 6 बंध बनाएगा। समझ में आई बात? तो ये हुए रासायनिक गुण। रासायनिक गुणों में संयोजकता है जो इस प्रकार आपको समझ में आएगी। अगली बात का हम करते हैं ऑक्सीकरण अंक की। ऑक्सीकरण अंक क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है। ऑक्सीकरण अंक देखिए, ऑक्सीकरण अंक की परिभाषा यहाँ नजर आ रही होगी आपको। ऑक्सीकरण अंक क्या होता है कि अणु में किसी भी परमाणु पर विद्यमान प्रत्यक्ष या परोक्ष कुल आवेश ऑक्सीकरण अंक कहलाता है, या ऑक्सीकरण अंक कहलाती है। देखिए ऑक्सीकरण अंक में नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी तत्व हैं, देखिए ऑक्सीकरण अंक हम किनका पढ़ रहे हैं? नाइट्रोजन फैमिली के तत्वों का, ठीक है। तो नाइट्रोजन फैमिली के तत्वों का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? NS2 होता है और NP3 होता है। यानी कि इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो इनकी जो ऑक्सीकरण अंक है, जिसे हम ऑक्सीडेशन नंबर भी लिख देते हैं, वो ऑक्सीकरण अंक जो है -3 से +5 तक माना जाता है। क्यों? क्योंकि अष्टक का कंप्लीट करने के लिए या अष्टक पूर्ण करने के लिए भाई 5 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 3 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, 3 लेने पड़ेंगे तो -3, या फिर 5 के 5 आप बाहर निकाल दो तो +5। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से -3 और 3 इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से -3 और 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की वजह से +5 तक इसका ऑक्सीकरण अंक जाता है। अब जो बिस्मिथ है आपका अंतिम तत्व, बिस्मिथ का जो ऑक्सीकरण अंक होता है वो इनसे थोड़ा सा भिन्न होता है। किस प्रकार भिन्न होता है? क्योंकि ये बिस्मिथ जो है वो धन विद्युतीय धातु है। क्या है ये? धन विद्युतीय धातु। क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ऊपर से नीचे, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुणों में वृद्धि होती है। तो बिस्मिथ क्या है? हमारी धन विद्युतीय धातु है। तो धन विद्युतीय धातु होने के कारण इसका जो ऑक्सीकरण अंक है -3, वो अनस्टेबल होता है। यानी कि ये -3 ऑक्सीडेशन नंबर नहीं दर्शाता, नहीं दर्शाता। धातुओं पे कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं आता बेटा। धातुएं हमेशा धन विद्युतीय होती हैं, ऋण विद्युतीय कोई धातु कभी नहीं होती, ठीक है। तो बिस्मिथ धन विद्युतीय धातु होने की वजह से क्या -3 ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो शो नहीं करती। तो धनात्मक ऑक्सीकरण अंक का यदि हम ऑर्डर बनाएं, धनात्मक ऑक्सीकरण अंक का यदि हम ऑर्डर बनाएं तो देखो नाइट्रोजन भी +3 शो करेगा। 3+ सही है, +3 सही नहीं होता। तो नाइट्रोजन +3,
फॉस्फोरस +3, 3+, आर्सेनिक 3+, एंटीमनी 3+, और बिस्मिथ 3+ में यदि +3 ऑक्सीकरण अंक के ऑर्डर की बात की जाए या स्थायित्व की बात की जाए तो ऑर्डर कुछ इस प्रकार बनेगा कि बिस्मिथ की +3 ऑक्सीकरण अवस्था सर्वाधिक स्थायी होती है अन्य तत्वों की अपेक्षा, जबकि +5 की अगर हम बात करें बिस्मिथ की +5 ऑक्सीकरण अवस्था बाकी सबसे कम स्थायी होती है। तो धनात्मक ऑक्सीकरण अंक का स्थायित्व यदि देखें तो ये कुछ इस प्रकार से आपको आता है कि +3 बिस्मिथ की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो सर्वाधिक स्थायी होती है, जबकि +5 ऑक्सीकरण अवस्था नाइट्रोजन की सर्वाधिक स्थायी होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव। अक्रिय युग्म प्रभाव क्या है? मतलब ये ऐसा क्यों है कि इसकी सबसे कम है? कारण है अक्रिय युग्म प्रभाव, जिसे आप इनर्ट पेयर इफेक्ट भी कहते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है इसे समझेंगे हम। देखिए, इनर्ट पेयर इफेक्ट की हम बात करें, इनर्ट पेयर इफेक्ट जिसे आप अक्रिय युग्म प्रभाव भी कहते हैं, अक्रिय युग्म प्रभाव। ये अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है? देखिए, क्योंकि बिस्मिथ आपका छठे आवर्त का तत्व है। कौन से आवर्त का तत्व है बच्चों? छठे आवर्त का। छठे आवर्त का तत्व है तो आप देखो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? कोशों की संख्या बढ़ती है, नाभि की जो आकर्षण है वो कम होता है। एक काम और होता है, डी और एफ इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव नगण्य होता है। कल पढ़ा था हमने। जाने पर क्या होता है? डी व एफ इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव नगण्य होता है। बोलिए, ये चीज हम लोगों ने पढ़ी थी। डी और एफ इलेक्ट्रॉनों पर परिरक्षण प्रभाव जो है वो नगण्य होता है, नगण्य लगता है। तो फिर क्या होता है? जो बाह्यतम एस उपकोश है या बाह्यतम जो एस कक्षक के इलेक्ट्रॉन हैं या बाह्यतम एस उपकोश के इलेक्ट्रॉन युग्म पर प्रभावी नाभिकीय आवेश नहीं लग पाता। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, सॉरी, प्रभावी नाभिकीय आकर्षण जो है बहुत अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब क्या हो रहा है कि वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो डी और एफ इलेक्ट्रॉनों का जो परिरक्षण प्रभाव है वो नगण्य हो जाता है। ये बात हम लोगों ने कल के लेक्चर में करी थी। अब ये नगण्य होने की वजह से क्या होता है, जो डी उपकोष के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन युग्म है, जो NS2 वाला जो युग्म है, उस पर इलेक्ट्रॉन का, उन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का जो आवेश है वो बढ़ जाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा उन पर नाभिक का आकर्षण लगने लगता है। तो मुझे बताइए कि अगर नाभिक का आकर्षण ज़्यादा लगने लगेगा तो क्या वो इलेक्ट्रॉनों को छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है एस उपकोष के, वो बंधन में
पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी कि बंध नहीं बना पाते हैं, है ना। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाने के कारण क्या होगा, क्या होगा, यह इलेक्ट्रॉन युग्म बंध निर्माण में प्रयुक्त नहीं होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन युग्म को आप क्या कहोगे, यह इलेक्ट्रॉन युग्म हमारा अक्रिय युग्म कहलाएगा, अक्रिय युग्म कहलाएगा। और ये जो प्रभाव है, इस प्रभाव को आप क्या कहेंगे, अक्रिय युग्म प्रभाव कहेंगे। इस अक्रिय युग्म प्रभाव की वजह से ही, इस अक्रिय युग्म प्रभाव की वजह से ही जो हमारा बिस्मिथ है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भाई, छठे आवर्त का तत्व है, तो 5वें आवर्त की गैस लगाएंगे, कौन सी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन। कौन सी लगाएंगे बेटे, ज़ीनॉन लगाएंगे। अब छठे आवर्त का तत्व है, यानी कि 6s2 और 6p3 होगा इसका आउटर कॉन्फ़िगरेशन या बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 6 के पहले आता है 5, तो 5d और 4f आपको पूरा भरना पड़ेगा, तब जाकर के आप इसमें इलेक्ट्रॉन भर पाएंगे। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको कल भी सिखाया था, आज दोबारा से प्रैक्टिस हो गई है। तो यहाँ पर ये इन दोनों का परिरक्षण प्रभाव जो है वो कैसा होगा, नगण्य। परिरक्षण प्रभाव जो है वो कैसा होता है, नगण्य होता है। अब परिरक्षण प्रभाव नगण्य है तो नाभिक का आकर्षण इस पर सर्वाधिक लगेगा, या जो नाभिक का जो आकर्षण है या जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो बढ़ जाएगा। इन दोनों पर क्या लगेगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश लगेगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश लगेगा तो ये दोनों जो है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये बंधन में जो है वो प्रयुक्त नहीं होंगे। बंध बनाने में, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन में ये दो इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो पार्टिसिपेट कौन से करेंगे, सिर्फ ये 3 ही करेंगे। तो 3 ही इलेक्ट्रॉन जो है वो +3 ऑक्सीडेशन जो नंबर है, +3 जो ऑक्सीकरण अंक है वो शो करेंगे, +5 शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट या जो अक्रिय युग्म प्रभाव है वो यही है। क्या है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर डी और एफ के इलेक्ट्रॉनों का प्रभावी जो परिरक्षण प्रभाव है वो नगण्य हो जाता है, जिसकी वजह से एस इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का जो आकर्षण है वो ज़्यादा लगता है और नाभिक इन इलेक्ट्रॉनों को जाने नहीं देता। इनको नहीं जाने देगा तो बताओ ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएंगे तो सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे, जिसकी वजह से +3 ऑक्सीकरण अंक शो करेगा, +5 ऑक्सीकरण अंक शो नहीं कर पाएगा। ठीक है, बाकी की बात, अगली बात जो है हमारे डिस्प्रपोर्शनेशन वो हम कल करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, नमस्ते। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।